आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 भारत की नदियाँ डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ, पहला है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, एक सेकेंड, सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम लोग उद्गम पढ़ेंगे, फिर संगम यमुहाना पढ़ेंगे, फिर इसकी लंबाई और फिर विशेष पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है ये है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्यावाब हिमनद में है। मुख्य रूप से ये याद रखिए कि सिंधु नदी का उद्गम पूछेगा तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सिंधु नदी का उद्गम है। और इसका संगम यमुहाना पूछेगा तो संगम यमुहाना जो है वो अरब सागर में है और इसकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है वो है भारत में 1114 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की भारत में लंबाई है। और इसकी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है जॉस्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास तथा झेलम जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर से देखिए सिंधु नदी के बारे में, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम है। संगम मुहाना जो है अरब सागर में सिंधु नदी का मुहाना है। फिर लंबाई पूछेगा तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हो जाएगा जॉस्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर और गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास तथा झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। आगे है झेलम नदी। देखिए झेलम का उद्गम जो होता है वो बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास झेलम नदी का जो है उद्गम होता है। और इसका जो संगम या मुहाना जो है झेलम नदी का वो हो जाएगा चिनाव नदी। लंबाई पूछेगा तो 724 किलोमीटर, भारत में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है झेलम नदी की। और ये श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। तो फिर से देखिए झेलम नदी का जो उद्गम होता है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास इसका उद्गम होता है। और इसका संगम या मुहाना जो है झेलम नदी का वो है चिनाव नदी। और इसकी लंबाई जो है झेलम नदी की 724 किलोमीटर। भारत में पूछेगा कितनी लंबाई है झेलम नदी का, तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। और विशेष में श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। अगला है रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप इसका क्या है उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल जो है रावी नदी का वो है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप। और इसका संगम और मुहाना जो है वो हो जाएगा चिनाव नदी। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ होगा, चिनाव नदी। और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर। और यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। ये कहाँ प्रवेश करती है, माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। रावी नदी जो है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम है। और इसका संगम या मुहाना चिनाव नदी है। और इसकी जो लंबाई है 725 किलोमीटर। और यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। फिर आता है चिनाव नदी। चिनाव नदी जो है चंद्रा तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। चिनाव नदी का जो उद्गम स्थान है चंद्रा तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो कि लाहुल के बाड़ा लच्चा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। और इसका संगम या मुहाना पूछेगा तो सिंधु नदी हो जाएगा। चिनाव का जो संगम या मुहाना है वो सिंधु नदी हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाव नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। आगे देखिए ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड में इसका क्या है उद्गम स्थल है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड के पास इसका उद्गम स्थान है, जो कि समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर। और इसकी संगम या मुहाना जो है ब्यास नदी का वो हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी, हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी के पास इसका संगम या मुहाना है ब्यास नदी का। और इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। और इसकी विशेष जो है यह है कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है कौन सी नदी, तो ब्यास नदी।
आगे देखिए सतलज नदी, सतलज का देखिए फिर से देखिए सतलज पूछता है ये भी क्वेश्चन सतलज के बारे में कि सतलज का बताइए उद्गम स्थान। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के स्थित राकस ताल के पास जो है इसका उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। सिंधु का उद्गम कहाँ था? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। दोनों का, यह ध्यान रखिए, सिंधु का उद्गम स्थान तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, वही सतलज का पूछेगा तो सतलज का भी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, और ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4555 मीटर। और सतलज नदी का जो संगम या मुहाना है वो हो जाएगा ब्यास नदी हरिके पतन में। कहाँ पे इसका मुहाना है, संगम या मुहाना सतलज नदी का जो है ब्यास नदी हरिके पतन में। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर है। भारत में पूछेगा इसकी लंबाई तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है शिवालिक पर्वत की श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गंगा नदी, आगे है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है इसका भी पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो याद रखिएगा गंगोत्री के पास, गोमुख हिमानी के पास जो है इसका उद्गम है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री के पास, गोमुख हिमानी के पास, और समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर। समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर। लेकिन इसमें मेन जो है याद रखने वाले, याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो गंगोत्री के पास, गोमुख हिमानी के पास इसका क्या है? उद्गम है गंगा नदी का। और ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा नदी। और संगम या मुहाना जो है गंगा का, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। संगम या मुहाना जो होगा गंगा नदी का कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। और लंबाई ये भी देखिए, ये भी बीपीएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था कि गंगा नदी का बताइए कि भारत में कितनी लंबाई है। तो 2525 किलोमीटर जो है भारत में गंगा नदी की लंबाई है। और इसकी विशेष जो है ये गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का क्या है? सम्मिलित नाम है। आगे देखिए यमुना। यमुना जो है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी के पास इसका क्या है? उद्गम स्थल है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो बंदरपूछ के समीप ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी के पास जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। और इसका संगम या मुहाना जो है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे। यमुना नदी का संगम या मुहाना जो है वो प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे। और इसकी लंबाई जो है वो 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की वो है चंबल, बेतवा और केन। ये तीनों नदियां ही दक्षिण से आकर यमुना में मिलती है। फिर से देखिए यमुना के बारे में, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी में इसका उद्गम है यमुना नदी का। और ये जो है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे संगम या मुहाना है यमुना नदी का। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना नदी की। और इसकी जो सहायक नदियाँ यमुना नदी का तो वो हो जाएगा चंबल, बेतवा तथा केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना नदी में आके मिलती है। आगे देखिए चंबल नदी। आगे कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी के समीप जो है इसका उद्गम है चंबल नदी का। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी के समीप क्या है? तो यहाँ पे चंबल नदी का उद्गम है। वही इसका संगम या मुहाना पूछेगा चंबल नदी का, वो हो जाएगा इटावा, उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे जो है इसका क्या है? संगम या मुहाना है चंबल नदी का। फिर से ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी के सामने इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का। और चंबल नदी का जो संगम या मुहाना जो है वो इटावा, उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी इसका क्या है? संगम या मुहाना है। और इसकी लंबाई जो है 955 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 955 किलोमीटर। और देश के सबसे गहरे खड्ड का निर्माण करती है चंबल नदी। याद रखिएगा कि देश के सबसे गहरे खड्ड का निर्माण कौन सी नदी करता है? तो वो चंबल नदी हो जाएगा। और इसकी सहायक नदियाँ जो है चंबल नदी की वो हो जाएगा काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुड़ल और बामनी व मेज इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? तो चंबल नदी की। आगे देखिए रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग में, या दक्षिणी भाग के पास जो है इसका उद्गम स्थल है। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग इसका उद्गम स्थल है। और कन्नौज के निकट गंगा नदी इसका संगम या मुहाना है। इसके बाद 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो खोन है।
खोन इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा नदी की। आगे देखिए शारदा, शारदा को काली गंगा भी कहा जाता है। शारदा को कभी कभी पूछता है कि काली गंगा किसे कहा जाता है, तो शारदा को ही काली गंगा कहा जाता है। और ये जो है कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद में इसका क्या है, उद्गम स्थल है। शारदा या काली गंगा का जो उद्गम है वो हो जाएगा आपको कुमायूं हिमालय या मिलाम हिमनद इसका क्या है, तो उद्गम स्थल है। वही इसका संगम या मुहाना की बात करें तो बहराम घाट के समीप घाघरा नदी इसका क्या है, संगम या मुहाना है शारदा नदी का। और इसकी लंबाई जो है 602 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां जो है सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा और चोकिया इसकी सहायक नदियां हैं शारदा की। आगे देखिए घाघरा या करनाली या कोड़ियाला, घाघरा, करनाली या कोड़ियाला, घाघरा, करनाली या कोड़ियाला, ये जो है नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपात्सा तुंग हिमानी के पास इसका उद्गम है। घाघरा या करनाली का जो उद्गम होगा ये नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर पश्चिम में मपात्सा तुंग हिमानी के समीप इसका उद्गम है। और इसकी संगम या मुहाना जो है वो हो जाएगा सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी के किनारे इसका संगम या मुहाना है। और इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। और ये शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण, काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो है घाघरा या करनाली या कोड़ियाला, ये इसका उद्गम कहाँ है, तो नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपात्सा तुंग हिमानी के पास इसका उद्गम है। और इसका मुहाना जो है, संगम या मुहाना जो है वो सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी के किनारे इसका मुहाना है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण, काली नदी, चौकिया और काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा क्या है वो है घाघरा या करनाली या कोड़ियाला का क्या है, सहायक नदियाँ। कौन कौन सी नदी, काली नदी, चौकिया, छोटी गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे है गंडक, ध्यान रखिएगा गंडक, गंडक को नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन कभी कभी बीपीएससी में पूछा जाता है कि ये पूछा था शायद, मेरे ख्याल से ये याद है कि नारायणी किसको कहा जाता है, कौन सी नदी को, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो गंडक को कहा जाता है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भागों में नारायणी कहा जाता है। इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंडक का जो उद्गम है वो हो जाएगा नेपाल, इसका उद्गम है। गंडक का उद्गम कहाँ पे है, तो नेपाल में इसका उद्गम है, उद्गम स्थल है। और इसकी जो संगम या मुहाना जो है पटना के समीप गंगा नदी के किनारे इसका मुहाना है। गंडक जो है पटना के समीप गंगा नदी इसका क्या है, संगम या मुहाना है। और भारत में 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां जो है काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को क्या कहा जाता है, तो शालिग्राम कहा जाता है। आगे देखिए कोसी नदी, कोसी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी को किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। अब देखिए इसका उद्गम स्थल गोसाईथान चोटी के उत्तर में, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा गोसाईथान चोटी के उत्तर में। और इसका संगम मुहाना जो है वो हो जाएगा कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के किनारे इसका संगम या मुहाना है। फिर 730 किलोमीटर जो है, 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पांगचू है। सहायक नदी इसका जो है याड़ू, सुनकोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी और तांबा कोसी आदि इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। आगे देखिए बेतवा या वेत्रवती, बेतवा या वेत्रवती, इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत के पास इसका क्या है, संगम या मुहाना है। बेतवा या वेत्रवती नदी का, बेतवा या वेत्रवती नदी का जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत। और इसका संगम या मुहाना जो है वो हो जाएगा हमीरपुर के समीप यमुना नदी के किनारे इसका संगम या मुहाना है। और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण, ऊपरी भाग में इसके कई झरनों का निर्माण इसकी विशेष हो जाएगा। आगे देखिए सोन नदी,
सोन नदी जो है इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसका क्या है, उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ये पटना के समीप गंगा में इसका क्या है, संगम या मुहाना है। सोन का संगम मुहाना कहाँ पे है, तो पटना के समीप गंगा में। और इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई, और इसे नर्मदा के समीप उद्गम होता है। इसका विशेष जो है ये नर्मदा के समीप उद्गम। फिर से सुनिए, सोन का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और इसके संगम या मुहाना जो है पटना के समीप गंगा में, और 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और नर्मदा के समीप उद्गम होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में साम्पू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है इसको। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साम्पू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का पूछेगा उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमयुंगडुंग हिमानी जो है इसका उद्गम स्थल है। और समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा तो 5150 मीटर। वही पूछेगा कि इसका संगम या मुहाना बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का, तो बंगाल की खाड़ी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का संगम या मुहाना हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है तो 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियाँ बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदियाँ कौन कौन सा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हो जाएगा दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलडिया, तीस्ता बांग्लादेश में। ये इसकी क्या है, तो सहायक नदियां हैं। ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलडिया, तीस्ता बांग्लादेश में, ये इसकी क्या है, तो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। आगे देखिए नर्मदा जो है विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी बनता है और पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगा, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगा, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ होता है नर्मदा नदी का, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर इसका क्या है, उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और इसका संगम या मुहाना जो है नर्मदा नदी का वो हो जाएगा खंबात की खाड़ी, और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर। और जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। फिर डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। ये जो है नर्मदा नदी जो है डेल्टा के बजाय क्या बनाती है, तो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि नर्मदा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि बताइए कौन सी वो नदी है जो विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर पूछेगा कि बताइए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल है। पूछेगा इसका बताइए संगम या मुहाना कहाँ होता है नर्मदा नदी का, तो खंभात की खाड़ी इसका संगम या मुहाना है। फिर इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और जबलपुर में भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के बजाय ये एस्चुअरी बनाती है। पूछेगी डेल्टा नहीं बनाने वाली कौन सी नदी है, तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और ये क्या बनाती है, तो एस्चुअरी बनाती है, और यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पूछेगा विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो हो जाएगा अपना नर्मदा नदी। चलिए आगे देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है तो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास इसका क्या है, उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का। और ये सूरत के निकट जो है
सूरत के निकट खंभात की खाड़ी इसका क्या है, संगम या मुहाना है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी के पास संगम या मुहाना है ताप्ती नदी का, और इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। इसके बाद डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, तो देखिए ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। इससे पहले हम लोग देखें कि नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, और ताप्ती नदी भी जो क्या है, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाने वाली दो नदी है कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा ना बनाने वाली कौन सी दो नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी बनाने वाली दो नदी तो नर्मदा और ताप्ती। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है, पूर्णा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है ताप्ती की। पूछेगा कि ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है, तो पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है ताप्ती की। आगे आता है महानदी। महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप इसका उद्गम स्थल है। महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप इसका उद्गम स्थल है। महानदी का जो संगम या मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप, बंगाल की खाड़ी इसका संगम या मुहाना है महानदी का, और इसके जो लंबाई है 851 किलोमीटर। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं किसकी, महानदी की। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ब्राह्मणी नदी तथा वैतरणी नदी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए छिपरा नदी। छिपरा नदी इंदौर जिले के काकड़ी बर्डी नामक पहाड़ी पर इसका उद्गम होता है। छिपरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इंदौर जिले का की काकड़ी बर्डी नामक पहाड़ी पर क्या है, छिपरा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी जो संगम या मुहाना पूछेगा तो चंबल नदी हो जाएगा। छिपरा नदी का संगम मुहाना जो है वो चंबल नदी हो जाएगा। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। छिपरा नदी जो है, छिपरा उज्जैन जो है छिपरा नदी पे बसा हुआ शहर है। इसके किनारे उज्जैन का विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12 वर्ष पे क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, छिपरा जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। और उज्जैन का जो विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है ये इसके किनारे है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थल है तो इंदौर जिले के काकड़ी बर्डी नामक पहाड़ी पर इसका उद्गम स्थल है। और चंबल नदी इसकी क्या है, संगम या मुहाना है। उसके बाद आता है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है वो धार जिला मध्य प्रदेश के अमरझोड़ा में महेंद्र झील के पास इसका उद्गम है। और इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, मुहाना या संगम जो है वो खंभात की खाड़ी हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है वो 585 किलोमीटर है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो हो जाएगा आपका माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बताइए माही नदी का उद्गम कहाँ है, तो धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोड़ा में महेंद्र झील के पास। फिर पूछेगा कि इसकी संगम या मुहाना कहाँ है माही नदी का, तो खंभात की खाड़ी में इसका संगम या मुहाना है। लंबाई 585 किलोमीटर। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। आगे देखिए लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, अरावली पर्वत या पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तो इसका फिर से देखिए कि उद्गम कहाँ है लूनी नदी का, तो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, अरावली पर्वत या पुष्कर के समीप 2 धाराओं, किसमें सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। और इसका संगम या मुहाना पूछेगा लूनी नदी का, तो कच्छ किरण हो जाएगा। लूनी नदी के संगम या मुहाना कहाँ हो जाएगा, कच्छ किरण। और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। और यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी है ये, जो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है, तो हो जाएगा लूनी नदी। जोवाई, सुकड़ी एवं जोजारी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये जो पूछेगा कि लूनी नदी की सहायक नदियां बताइए, तो जोवाई, सुकड़ी एवं जोजारी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लूनी नदी का। आगे है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान पर इसका उद्गम है। इसका संगम व मुहाना पूछेगा, तो बानेश्वर के समीप माही नदी इसका संगम या मुहाना है। और ये जो है जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं, आगे है साबरमती। साबरमती का जो उद्गम स्थल वो जयसमुद्र झील अरावली पर्वत पर।
साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो जयसमुद्र झील अरावली पर्वत पर, और इसका संगम ये मुहाना खंबात की खाड़ी हो जाएगा। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर हो जाएगा। साबरमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है जयसमुद्र झील अरावली पर्वत पर, और इसका संगम ये मुहाना तो खंबात की खाड़ी, और इसकी लंबाई 371 किलोमीटर। अगला है बनास। बनास अर्थात वन की आशा। बनास का अर्थ क्या होता है? अर्थात वन की आशा। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद जिला राजस्थान। खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद जिला राजस्थान में इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो संगम ये मुहाना है वो चंबल रामेश्वरम के नज़दीक इसका मुहाना है, संगम है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेरच, कोठारी, मानसी खाड़ी, मोरेल है। ध्यान रखिएगा कि बनास अर्थात वन की आशा की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी नहीं, इसका जो उद्गम स्थल है वो खमनेर की पहाड़ी, राजसमंद जिला राजस्थान के पास इसका उद्गम स्थल है बनास नदी का। और इसकी जो संगम ये मुहाना है वो चंबल रामेश्वरम के नज़दीक इसका संगम ये मुहाना है। 480 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एकमात्र कौन सी नदी है जो कि संपूर्ण चक्र जो है राजस्थान में ही पूरा करती है? तो हो जाएगा बनास नदी। इसकी सहायक नदियों में जो है वो बेड़च, कोठरी, मानसी, खाड़ी, मोरल इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे देखिए बाणगंगा। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो हो जाएगा बैरठ की पहाड़ी, जयपुर के पास इसका क्या है? उद्गम स्थल है। बाणगंगा इसकी जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा बैरठ की पहाड़ी, जयपुर के समीप इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो संगम ये मुहाना है वो हो जाएगा यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप। यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप इसका संगम ये मुहाना है। 378 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर जमवाड़ाम गढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस पर जमवाड़म गढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो बाणगंगा नदी की जो उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ी, जयपुर के पास, और इसकी जो संगम ये मुहाना जो है यमुना नदी फतेहाबाद आगरा के समीप। लंबाई पूछेगा तो 378 किलोमीटर। और इस पर जमवाड़ामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी के समीप इसका क्या है? उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पे इसका उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। और इसकी संगम मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। कृष्णा नदी का संगम ये मुहाना जो है कृष्णा नदी का वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और 14 से 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है कृष्णा नदी की वो हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह आदि। याद रखिएगा कि कृष्णा नदी की भी सहायक नदी अक्सर पूछा जाता है कि कृष्णा नदी के सहायक नदी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह आदि इसकी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी। उसके बाद इसका जो संगम या मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी, और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर। आगे देखते हैं। आगे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, तो देखिए गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी। और इसका जो उद्गम है वो नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव के एक पहाड़ी के पास इसका उद्गम होता है। और इसकी जो संगम ये मुहाना जो है वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर। और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सुबड़ी, ध्यान से देखिएगा यहाँ दिखाई नहीं देता है, खुबड़ी है कि सुबड़ी है, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ध्यान से देखिए कि गोदावरी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो उसे गोदावरी। और ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। तो अगर पूछेगा कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को। और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है?
तो हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद इसका जो संगम ये मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर, और इसका उद्गम पूछेगा तो नासिक जिला महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी के समीप इसका उद्गम है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं इसका भी बहुत बार पूछा गया, गोदावरी नदी की भी सहायक नदियां बहुत पूछता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हो जाएगा पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सुबड़ी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए कावेरी नदी, आगे है कावेरी नदी। कावेरी नदी का कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर इसका क्या है, उद्गम है। और इसका जो संगम मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में इसका संगम मुहाना है। 800 किलोमीटर की लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिवसमुद्रम द्वीपों का उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कावेरी की वो है बाएँ हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं जो है काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि पता है कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कावेरी का उद्गम स्थल हो जाएगा कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1341 मीटर। वहीं पे संगम या मुहाना कावेरी नदी का तो बंगाल की खाड़ी इसका संगम या मुहाना है, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और सबसे मोस्ट कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। की लगा रहेगा तो कावेरी, ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि दक्षिण की गंगा, अगर की लगा है की तो की से कावेरी, अगर दक्षिणी गंगा रहेगा तो वो हो जाएगा गोदावरी। इस दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर की लगा रहेगा तो दक्षिण की गंगा तो कावेरी, अगर दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। और शिवसमुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिवसमुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। और इसकी जो सहायक नदी है कावेरी नदी की वो है बाएं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं कामिनी, भवानी, नोयल, अमरावती इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद आता है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी के उद्गम होता है। यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। फिर से देखिए तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम जो है यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो संगम या मुहाना है वो हो जाएगा कृष्णा नदी, और इसकी लंबाई 331 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद हो जाएगा इसकी सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। और इसका संगम या मुहाना जो है वो कृष्णा नदी हो जाएगा, और इसकी लंबाई 331 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम। आगे है पेन्नार। पेन्नार का जो उद्गम स्थल है वो है नंदीदुर्ग। नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसवा पहाड़ी पे इसका क्या है, उद्गम है। पेन्नार नदी जो है इसका जो उद्गम है नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसवा पहाड़ी कर्नाटक के पास इसका उद्गम स्थल है। और इसकी संगम या मुहाना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इसकी लंबाई पूछेगा तो 597 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रावती इसकी सहायक नदी है पेन्नार की। पेन्नार की सहायक नदी जो है वो हो जाएगा पापहनी तथा चित्रावती, लंबाई 597 किलोमीटर। इसका संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी और नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसवा पहाड़ी के समीप इसका उद्गम स्थल है। आगे देखिए दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस जो है ये कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय में इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो मुहाना है वो हो जाएगा सिरसा के समीप गंगा नदी के पास। संगम या मुहाना जो है इसका सिरसा के समीप गंगा नदी के पास इसका है। उसके बाद लंबाई पूछेगा तो 265 किलोमीटर। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। देखिए दक्षिणी टोंस पर जो है वो इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बिहार प्रपात बताइए किस पर स्थित है, कौन सी नदी पे, तो दक्षिणी टोंस नदी पर स्थित है बिहार प्रपात। लंबाई तो 265 किलोमीटर। इसका संगम या मुहाना पूछेगा तो सिरसा के समीप गंगा नदी के किनारे इसके मुहाना है। और इसका जो उद्गम है तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय। आगे देखिए पेरियार। पेरियार जो है पेरियार का उद्गम स्थल है पेरियार झील। पेरियार का उद्गम स्थल जो है पेरियार झील है। और इसकी संगम या मुहाना नहीं दिया है, लंबाई नहीं दिया है। और यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। ये पेरियार नदी जो है यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। आगे है उमियम नदी।
उमियम नदी का जो उद्गम स्थल है वो उमियमी झील है, मेघालय में यहाँ इसका उद्गम है। उमियम झील के पास इसका मेघालय में इसका उद्गम स्थल है और यह एक छोटी नदी है। उमियम नदी जो है यह एक छोटी नदी है जो कि इसका उद्गम जो है वो उमियम झील मेघालय में है। अगला है हुगली नदी। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है। हुगली नदी जो है यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है और इसकी संगम या मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है। हुगली नदी का संगम मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ती वाली नदी है। पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ती वाली नदी कौन सी है, तो हो जाएगा हुगली नदी। और इनका नदी जो है मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। इसका नदी मुख जो है भारत की नदियों में सबसे बड़ा नदी मुख है हुगली का। संगम उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है और इसका जो संगम या मुहाना जो है वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वारी भित्ती वाली नदी है ये कौन सी? हुगली नदी। और इसकी जो इस नदी का मुख जो है भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। आगे देखिए बेगई नदी। बेगई जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो कंडन मणिकन्नूर पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु में इसका क्या है? उद्गम स्थल है। बेगई का जो है उद्गम स्थल वो कंडन मणिकन्नूर पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु के पास जो इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम में मुहाना पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। लंबाई पूछेगा तो 288 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बेगई की वो हो जाएगा कुमम, वर्षानाड, सिडिलियार, तेबियार, बारह तथा मंगलार इसकी सहायक नदियां हैं। बेगई की जो सहायक नदियां हैं वो है कुसुम, वर्षानाव, सिडिलियार और तेबियार, बारह तथा मंगलार इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए कि पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया जाता है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? एक सेकेंड। तो पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया जाता है। कौन सा नाम? पंचनद नाम। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया जाता है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है जो कि हम लोग पहले पढ़े थे। तो यहाँ इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? तो भागीरथी कहा जाता है और यह गंगा की मुख्य धारा है। आगे देखते हैं अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है जो कि पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। देखिए अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी में अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जो कि पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। तो महासीर नाम की मछली होती है अलकनंदा में जो है महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास जो है नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए क्या आ जाता है? ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का नाम जो है गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। तो गंगा नदी का नाम जो है गंगा कहाँ पड़ता है? तो गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा कहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है।
आगे देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना के नाम से बहती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जो कि जमुना के नाम से बहती है, और गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, ये ध्यान रखिएगा। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसे आकर मिल जाती है। आगे जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो उधर से मेघना आकर इसमें मिल जाती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बटी हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी जो है उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जागबो नदी चेम युंगडुम से निकलती है, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़े भी हैं इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यारलुंग जागबो नदी चेम युंगडुम हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यारलुंग जागबो नदी चेम युंगडुम हिमानी से निकलती है और यह हिमानी जो है मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। इसके दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां जो है ब्रह्मपुत्र के बूढ़ी, दिहिंग और धनसरी दक्षिण में, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं सुवनसिरी, कामेग, मानस एवं संकोश। इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सुवनसिरी का उद्गम तिब्बत में है। सुवनसिरी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। सुवनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसका उद्गम भी तिब्बत में है और यह भी एक क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपाड़ा के पास प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गोलपाड़ा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है। आगे है बांग्लादेश में तीस्ता नदी। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है वो इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। जब बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे से मिलती है और इसके बाद यह क्या कहलाती है? तो जमुना नदी कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखिए, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी नदी है जो कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो साल भर बहती है? तो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल ऐसी नदी है जो कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है चंबल, जो कि साल भर बहती है। आगे यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है और भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम चिनाव के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। ये पूछता है ये भी क्वेश्चन कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और इसके अनुसार जो है भारत इस नदी सिंधु नदी के जो प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाव के संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। आगे देखिए कि हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि जो है हरियाणा और दिल्ली राज्य यानी कि अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि
की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर का है। आगे देखते हैं। आगे है रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच जो है वो सावित्री नदी बहती है। ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है, तो सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। वंशधारा नदी कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो भारत के 7 राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। ध्यान रखिए कि गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो भारत के 7 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एवं उड़ीसा में विस्तृत है। आगे देखिए, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है और यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रभावित होती है। बराक नदी जो है वो मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है और यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रभावित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो हो जाएगा जीरी धलेश्वरी, सिंगला, लोइंगी, सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो हो जाएगा जीरी धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। ये है किसकी? बराक नदी की सहायक नदी है और बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर जो है तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। ठीक है, बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया। पूछेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कौन सी नदी को घोषित किया गया है, तो बराक नदी को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 और इस नदी पर जो है तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिहाई मुख्य बांध बताइए किस नदी पर स्थित है, तो बराक नदी पर स्थित है। आगे है प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो देख लीजिए। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। देखिए, उत्तर से मिलाते हैं, चलते हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वेगई। ये हो जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम है। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वेगई। अगला है प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए घटता क्रम, प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखिएगा तो उसमें आ जाएगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। ठीक है, आगे देखिए 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण निर्णय। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। किसको? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया और यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गंटूर जिलों में पानी का कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा बैक हो गया था। फिर से देखिए कि 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले की कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गंटूर जिलों में पानी की कमी के सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। आगे देखिए, गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी नदी एवं जुआड़ी नदी। गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआड़ी। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है। मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो
केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की जो सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा वो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिए कि केरल की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो भरतपुझा है, और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और इसे पोनानी नाम से भी जाना जाता है। और पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो भरतपुझा, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो पेरियार हो जाएगा। और केरल की पंबा नदी जो है वो वेम्बनाथ झील में गिरती है। केरल की पंबा नदी वेम्बनाथ झील में गिरती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना तक ही रहेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।